ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए 5वें भारत अमेरिका 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद, भारत और अमेरिका की मजबूत होती साझेदारी पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पूर्व राजनयिक स्कंद रंजन तायल और पत्रकार सिमरन सोढ़ी। आज हम बातचीत कर रहे हैं भारत और अमेरिका के रिश्ते को लेकर, और हमने देखा कि दिल्ली में 2+2 मिनिस्टीरियल डायलॉग हुआ, जिसमें अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस ने भारत के डिफेंस मिनिस्टर और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर के साथ समिट लेवल मीटिंग की बातचीत हुई। और इस बातचीत के एंड में हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने कहा कि बहुत सब्सटेंसिव बातें हुई हैं। एम्बेसडर त्याल, जब आप इस मीटिंग को देखते हैं और हम अगर दुनिया में देखें तो हमने देखा है कि कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं। गाजा का कॉन्फ्लिक्ट अब 1 महीने से ऊपर हो गया है। यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट काफी देर से चल रहा है। अब तो इस मीटिंग की कितनी महत्वता होती है जब हम दुनिया के जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं और जो सिचुएशन है उसको अपने नजर में अगर रखते चले। पहले हमें 2+2 डायलॉग जो भारत के विदेश और रक्षा मंत्री का हुआ उसका महत्व समझना है। भारत का इस तरह का 2+2 डायलॉग केवल 4 देशों के साथ है: अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और रूस। एंड रशिया के साथ केवल 2021 में एक मीटिंग हुई थी उनके रक्षा मंत्री विदेश मंत्री की हमारे रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री के साथ। उसके बाद रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया तो वो मीटिंग नहीं हुई। पर जो ये दिखाता है कि दो देशों के संबंध कितने समीप हैं और सामरिक और सुरक्षा के क्षेत्र में दोनों देश कैसे साथ मिलकर काम करें और आगे किस तरह की नीति अपनाएं, इस पर यह विचार विमर्श होता है। इस समय अगर पूरे अंतर्राष्ट्रीय सिचुएशन को देखा जाए तो जो कॉन्फ्लिक्ट सामने है दुनिया के, एक रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट है, वो मैं समझता हूँ कि एक स्टेलमेट की स्थिति पर पहुंच गया है और ना रूस आगे बढ़ेगा, ना यूक्रेन रूस को अपने क्षेत्र से निकाल सकता है फोर्स के द्वारा। तो ये ऐसे ही चलता रहेगा और मैं समझता हूँ कि भारत का उसमें कोई अधिक रोल नहीं है। अमेरिका का है, पर वो एक अलग मुद्दा है। जहां तक गाजा और वेस्ट एशिया का प्रश्न है, ये इस समय सबसे गंभीर समस्या है और दोनों देश भारत और अमेरिका चाहते हैं कि ये जो युद्ध है या द्वंद्व है ये गाजा तक ही सीमित रहे और आगे न बढ़े। दूसरे देश जैसे लेबनान है, ईरान है, वो सब इसमें न सक्रिय हो जाए। सबसे बड़ा मैं समझता हूँ मुद्दा ये है। दूसरा, खबरें आ रही हैं करीब 11,000 गाजा के लोग मर चुके हैं, 1,500 इजरायली मरे थे। तो ये कहाँ तक ले जाना चाहता है इजराइल? सबकी दुनिया की जो सिंपैथी है वो इजराइल के साथ है, क्योंकि जो आतंकवादी हमला 7 अक्टूबर को उनके ऊपर हुआ था वो दुनिया ने, हर एक देश ने उसको कंडेम किया है। पर उसका बदला वो इनोसेंट सिविलियंस से लेंगे, कैसे लेंगे, इस सब में भारत और अमेरिका के बीच में बहुत अच्छी तरह बातचीत हुई होगी। और ये जॉइंट स्टेटमेंट में भी ये है कि इजराइल के साथ भारत और अमेरिका खड़े हुए हैं। जहां तक कि हमास का जो आतंकवादी हमला था, जहां तक उसका प्रश्न है, पर जिस तरह भी इजराइल जो भी कार्रवाई कर रहा है वहां पर मानवाधिकारों का हनन न हो और जो वहां के निवासी हैं, सिविलियन जो लोग हैं, जो फौजी नहीं हैं, उनके हितों की, उनकी जान माल की रक्षा इजराइल का फर्ज है। एम्बेसडर त्याल, हमने देखा जो सीरियल डायलॉग हुआ है उसमें जो एक मुद्दा उठा है जिस पर बातचीत हुई है वो भारत और कनाडा के रिश्ते को लेकर है। और हमने ये भी देखा है कि पिछले कुछ माह से भारत और कनाडा का जो रिश्ता है उसमें अपनी कुछ एक तनाव बने हुए हैं। तो सवाल ये उठता है कि अमेरिका इस चीज को कैसे बैलेंस आउट करेगा। एक तरफ तो भारत और अमेरिका का आज रिश्ता है जो मजबूत है, जिसमें बहुत आगे के सेक्टर्स की भी बात हो रही है, पर कनाडा की अगर बात करें वो भी अमेरिका का एक बहुत पुराना पार्टनर रहा है। तो ये जो कनाडा का आज जो एक मसला हो गया है, इसको आप किस तरह देखेंगे आगे चलते हुए? क्या ये भारत और अमेरिका के रिश्ते में कोई अड़चन डाल सकता है? कनाडा और भारत के रिश्तों में जो खटास आई है उसका मुद्दा है कि कनाडा में जो अलगाववादी तत्व भारत के हैं उनको खुली छूट है कि कोई भी स्टेटमेंट दें, पैसा कलेक्ट करें और आतंकवादी घटनाएं जो भारतवर्ष में हो रही हैं उनको फाइनेंस करें और उनको एनकरेज करें।
तो ये एक मुद्दा भारत के लिए बहुत गंभीर मुद्दा है और इसीलिए भारत ने कुछ कठोर कदम उठाए और उनके डिप्लोमेट्स को जाने के लिए कहा। अमेरिका के कुछ वक्तव्य ऐसे आए जैसा लगा कि वो कनाडा के साथ इस मुद्दे पर खड़ा हुआ है, और मैं समझता हूँ कि जो बात कल हुई उसमें भारत ने बहुत डिटेल में समझाया अमेरिका के दो नेताओं को, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री को, कि असली मुद्दा क्या है, कि जो अलगाववादी तत्व हैं, जो आतंकवादी तत्व हैं, वो कनाडा में छुपे हुए हैं, बसे हुए हैं और वहां खुलेआम भारत के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, भारत के खिलाफ वक्तव्य दे रहे हैं और आतंकवादी घटनाओं को भारत में उनको फाइनेंस कर रहे हैं। तो अमेरिका का दृष्टिकोण इस मामले में मैं समझता हूँ अवश्य ही कुछ साफ हुआ होगा और ये भारत के लिए अच्छा होगा। और दूसरा मेरा ये मानना है कि अमेरिका कनाडा को संतुष्ट करने के लिए कुछ स्टेटमेंट्स, वक्तव्य उन्होंने दिए हैं भारत के जो खिलाफ माने जा सकते हैं, पर कोई प्रेशर अमेरिका भारत पर इस मुद्दे पर नहीं डालेगा, ऐसा मेरा मानना है। अम्बेसडर दयाल, जब हम भारत और अमेरिका के रिश्ते की बात करते हैं तो उसमें हमेशा आजकल हम इंडो पैसिफिक की भी बात करते हैं, क्योंकि जो 2+2 डायलॉग हुआ है उसमें भी इस बात की चर्चा उठी है। और हमने जो क्वाड है जिसमें भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान मेंबर्स हैं, इसमें भी बहुत बारी जो एक फोकस रहता है कहीं ना कहीं वो चीन का रहता है, क्योंकि चीन की जो हरकतें रही हैं, चाहे हम साउथ चाइना सी ले लें, भारत के बॉर्डर पर ले लें, तो इनकी जो एक्शंस है उनको लेकर हर किसी को कुछ ना कुछ थोड़ी एक वरी है कि चीन आखिर चाहता क्या है। तो ये जो इंडो पैसिफिक का जो एक इशू है जो कल डिस्कस भी हुआ है, और भारत और चीन के रिश्तों में भी एक टेंशन आ रखी है काफी अरसे से बॉर्डर को लेके। अमेरिका भी काफी अपना बहुत सी स्टेटमेंट्स में इन्होंने भी अपना जाहिर किया है ये चीज कि ये भी चीन की बहुत सी पॉलिसी से खुश नहीं है। तो ये जो एक इंडो पैसिफिक को हम लेकर बातचीत करते हैं, इससे आपको लगता है कि आगे चलते हुए भारत और अमेरिका मिलकर कहीं ना कहीं चीन को थोड़ा कंटेन कर पाएंगे रीजनली, ग्लोबली? जी हाँ, चाइना के विस्तारवाद से पूरा विश्व परेशान है। अमेरिका को डायरेक्टली चाइना चैलेंज कर रहा है टेक्नोलॉजी के माध्यम से कि जो भविष्य की नई नई टेक्नोलॉजीज हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, मेटा डेटा, साइबर, उसमें वो अमेरिका को पीछे छोड़ दे। और अमेरिका ने उसके लिए बहुत सारे कदम उठाए हैं, सेमीकंडक्टर्स वगैरह, जिससे कि चाइना को न मिले। दूसरा, हमने देखा इंडो पैसिफिक में जो एक शांतिपूर्ण वातावरण था वो चाइना की नीतियों की वजह से बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। फिलीपींस से उनका रोज कुछ ना कुछ झगड़ा होता रहता है, क्योंकि फिलीपींस का जो सामरिक क्षेत्र है, जो उनकी इकोनॉमिक जोन है समुद्र में, उस पे उनके शिप्स को चाइना रोकता है। और गलवान तो हम सब जानते ही हैं। तो जैसा फॉरेन सेक्रेटरी क्वात्रा जी ने कहा कि चाइना का कंडक्ट और बिहेवियर दोनों बड़े डिटेल में कल उस पर बातचीत हुई। और देखिए, केवल बातचीत ही नहीं हो रही है, एक्चुअल काम हो रहा है। अभी 2 दिन पहले ये खबर आई कि यूएस का, यूनाइटेड स्टेट्स की एक इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन है जो सस्ते दर पर निवेश करती है, वो $550 मिलियन, वो हो गया करीब 4600 करोड़ रुपया। ये एक कोलंबो में कंटेनर टर्मिनल बन रहा है, उसमें निवेश करेंगे। और वो कंटेनर टर्मिनल भारत की एक कंपनी बना रही है और उसका मेजॉरिटी शेयर है उसमें। और देखिए, हमें सब पता है कि हम्बनटोटा पोर्ट में चाइना ने क्या किया, उन्होंने निवेश किया पर वो उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया। तो ये भारत और यूएस की मिलकर एक काम करने का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है, जिसमें चीन जिस तरह निवेश करके प्रलोभन देकर ग्लोबल साउथ के और हमारे इंडो पैसिफिक के देशों को अपने जाल में फंसा रहा है, उसको एक ऑल्टरनेटिव देने का ये प्रयत्न है कि अगर किसी देश को फाइनेंस चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए, तो चीन ही नहीं और दूसरे देश भी हैं जो एक अच्छे आयाम के साथ ये निवेश करेंगे, कोई डेट ट्रैप उसमें नहीं होगा। तो मैं समझता हूँ कि बहुत मिलजुल कर भारत और अमेरिका और क्वाड के दोनों दूसरे देश, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न केवल सामरिक और स्ट्रेटेजिक कंटेनमेंट करेंगे चाइना का, पर इस तरह जो इकोनॉमिक प्रलोभन देकर चाइना कुछ देशों को अपने जाल में फंसाता है, उसको भी काउंटर करने का प्रयत्न करेंगे। और मैं समझता हूँ कि बहुत ही अच्छा ये वार्तालाप कल भारत और अमेरिका के मंत्रियों के बीच में हुआ होगा।
एम्बेसडर प्याल, हम ये भी देखते हैं कि भारत और अमेरिका का जो रिश्ता है, इसकी जो मजबूती है, ये जो केमिस्ट्री है लीडर्स के लेवल पर, उससे भी बहुत ज्यादा मजबूत हुआ है ये रिश्ता। और ये बात डॉक्टर एस जयशंकर ने भी कल अपने ओपनिंग रिमार्क्स में कही। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जून में अमेरिका की स्टेट विजिट पर गए और सितंबर में भारत ने वेलकम किया प्रेसिडेंट जो बाइडेन का, जो यहाँ G20 समिट में आए थे। तो ये जो एक हम कहते हैं कि एक हाई लेवल का जो इंटरैक्शन है, जो मीटिंग्स है और जो अंडरस्टैंडिंग है, उससे भी ये रिश्ता आगे बढ़ा है। तो आप जो पर्सनल केमिस्ट्री जिसकी हम बात करते हैं, आप उसको कितना सिग्निफिकेंस देते हैं किसी भी बायलैटरल रिलेशन में, खासकर जो भारत और अमेरिका के रिश्ते में हमको आज जो एक मजबूती दिखती है उसको लेकर? अमेरिका में प्रेसिडेंशियल सिस्टम है और जो भी नीतियां निर्धारण होती हैं वो राष्ट्रपति वहाँ के स्वयं नीति निर्धारण करते हैं। और मैं समझता हूँ कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है कि उन्होंने बड़े अच्छे संबंध स्थापित किए राष्ट्रपति ओबामा से भी, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से भी और अब राष्ट्रपति जो बाइडेन से भी, क्योंकि दोनों देश लोकतंत्र हैं, दोनों देश न्याय और लॉ को फॉलो करते हैं और दोनों देश कोई एक जाति या एक रेस या एक रिलीजन के नहीं है, प्लूरलिज्म है, डाइवर्सिटी है। तो इस संदर्भ में जो पिछले जून में जो मीटिंग जो हुई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अमेरिका गए थे स्टेट विजिट पर, उसमें जो दिशा निर्धारण हुआ वो मैं समझता हूँ कि आगे के लिए बहुत ही अच्छा रोड मैप है और वो एक भविष्य को कैसे टेक्नोलॉजी के माध्यम से भारत और अमेरिका साथ मिलकर काम करें, हमारे लोग काम साथ करें, हमारी कॉरपोरेशंस हमारी साथ काम करें, हमारी गवर्नमेंट्स साथ काम करें, जिससे कि दुनिया में जो लोकतंत्र की समर्थक शक्तियां हैं वो अधिक शक्तिशाली हों। एम्बेसडर प्याल, हमने ये भी देखा है कि जो बातचीत हुई है उसमें बायलैटरल डिफेंस कोऑपरेशन की बातचीत हुई है, स्पेस को लेकर बातचीत हुई है और सेमीकंडक्टर्स जो हम मानते हैं कि आने वाला एक ग्रोथ सेक्टर रहेगा भारत और अमेरिका को लेकर। तो अगर हम थोड़ा आगे देखते हैं चलते हुए, तो आपको किन एरियाज में लगता है कि भारत और अमेरिका का जो रिश्ता है वो आने वाले दिनों में और भी मजबूत होगा और ये रिश्ता आगे किन सेक्टर्स पर फोकस करेगा? आगे टेक्नोलॉजी पर शायद ज्यादा ध्यान होगा, स्पेस टेक्नोलॉजी पर बात हो रही है, स्पेस फ्लाइट्स प्रोग्राम, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, शायद कोई भारतीय भी शायद वहां जाए, इस पर बात हो सकती है। उसके बाद जो ड्रोन्स के ऊपर बात हो रही है और कुछ और काम हो सकता है कि जो अमेरिकन ड्रोन टेक्नोलॉजी बहुत ही अच्छी है और शायद भारत उसको खरीद लेगा या यहाँ पे भी ड्रोन बनेंगे। फिर वो जनरल इलेक्ट्रिक का जो इंजन है F444, वो हमारा लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए उसका इस्तेमाल होगा और उसमें सब बातचीत हो रही है कि करीब 80% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी अमेरिका से भारत को हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है कि अमेरिका से जो हमारी रक्षा के क्षेत्र में जो भागीदारी है वो केवल बायर सेलर वाली ना रहे कि अमेरिका, जैसे बोइंग हमने जो खरीदे थे अभी तक बड़े बड़े, अमेरिका ने हमको बेचे और हमने खरीदे। अब बात हो रही है जॉइंट प्रोडक्शन की, को प्रोडक्शन की, जॉइंट डेवलपमेंट की, और ये एक बहुत बड़ा स्टेप है। और अब जैसे आगे हम बढ़ेंगे, भारत और अमेरिका के रक्षा के क्षेत्र में जो सहयोग है उसमें एक को प्रोडक्शन की बात आएगी। और अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन ने ये कहा कि बात हो रही है इंटीग्रेटिंग डिफेंस इंडस्ट्रियल बेसिस। ये एक बहुत बड़ी बात है कि भारत और अमेरिका की जो डिफेंस इंडस्ट्री है उसको कैसे इंटीग्रेट किया जाए। और आने वाले दिनों में हम अपनी बातचीत जारी रखेंगे अमेरिका और भारत के रिश्तों को लेकर और इनके साथ जुड़े मुद्दों को भी लेकर। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे 5वें भारत अमेरिका 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद, भारत और अमेरिका की मजबूत होती साझेदारी पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पूर्व राजनयिक स्कंद रंजन तायल और पत्रकार सिमरन सोढ़ी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com। व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।